हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। यूजीसी नेट हिंदी कहानी यूनिट 7 चीप की दावत आज हम पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले की जो भी कहानियां हैं वो हम पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उपन्यास सारे हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं चीप की कहानी। चीप की कहानी भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखी गई कहानी है। चीप की दावत नामक ये जो कहानी है भीष्म साहनी ने लिखी है। इससे पहले जो हमने कहानी पढ़ी थी वो भी भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखित थी, व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है। ये जो कहानी है व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है। 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। एक ही कहानी प्रकाशित हुई थी सिंगल 1956 में, और इसके बाद 1957 ईस्वी में एक साल बाद इसे पहला पाठ नामक कहानी संग्रह में संकलित कर लिया गया था। इस कहानी संग्रह में जो ये पहला पाठ नामक कहानी संग्रह है, इसमें कुल 15 कहानियाँ संग्रहित हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। इस कहानी संग्रह में पहला पाठ में कितनी कहानियाँ हैं, तो 15 कहानियाँ संकलित हैं। पहला पाठ साहनी जी का दूसरा कहानी संग्रह है। ठीक है, ये भी याद रखना है। जो पहला पाठ कहानी संग्रह है वो दूसरा है, और जो इनका पहला कहानी संग्रह था वो था भाग्य रेखा। ठीक है, भाग्य रेखा किसका कहानी संग्रह है, तो भीष्म साहनी जी का है, जो कि इनका पहला कहानी संग्रह है। इसके कहानी में से जो भी विशेष तथ्य या जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सबको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर दिया करो। इस कहानी में मध्य वर्ग का खोखलापन और उसकी मूल्यहीनता की ओर संकेत किया गया है। जो चीप की दावत कहानी है इसमें मध्य वर्गीय परिवार के माध्यम से इस कहानी को प्रस्तुत किया गया है। और इसमें जो अंदर से खोखलापन और उसकी मूल्यहीनता की ओर संकेत किया गया है। कहानी का जो नायक है वो सामनाथ है, जिसके बॉस उसके घर डिनर पर आने वाले हैं। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और प्रमोशन चाहता है। हर कोई प्रमोशन चाहता है, आप सभी जानते हैं। जो भी चाहे प्राइवेट सरकारी कहीं भी काम करो, वो अपने से ऊपर उठना चाहता है हमेशा। और वो इसीलिए बॉस के आगे पीछे घूमता रहता है, बॉस की खुशामदी करता रहता है, उसको अपने घर पर डिनर पर भी इनवाइट करता है। इस दौरान वह अपनी बूढ़ी माँ को बाधा समझता है। उसकी बूढ़ी माँ है घर में, और वो सोचता है कि जब बॉस आएंगे तो मैं उनका क्या करूँगा, उन्हें छिपाना चाहता है। वो समझता है कि अगर बूढ़ी माँ बॉस के सामने आएंगी तो बॉस या तो नाराज़ हो जाएंगे और मेरी जो तरक्की है वो रुक जाएगी। ठीक है, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं माँ की जो कि उसको पसंद नहीं है, तो वह अपनी बूढ़ी माँ को बाधा समझता है और उसे छिपाना चाहता है। परंतु माँ से ही काम बनता देखकर उनकी खुशामद भी करने लगता है। जब उसे बाद में पता चलता है, क्योंकि बॉस उससे बहुत अच्छे से बात करते हैं उसकी माँ से, और बाद में वो भी उसके सामने मतलब उसकी खुशामद करता है। माँ की खुशामद वो सिर्फ अपने मतलब के लिए करने लगता है बाद में। ये कहानी एक अर्थ में प्रेमचंद की, अगर आपने पढ़ी हो, प्रेमचंद की बूढ़ी काकी नाम की एक कहानी उन्होंने लिखी थी, उसका ही अगला चरण है। भीष्म साहनी जी की ये कहानी है, वो बूढ़ी काकी का अगला चरण माना जाता है। उस कहानी की तरह ही यहाँ पर भी एक दावत है। बूढ़ी काकी में भी एक दावत थी जिसमें सबको खाना खिलाया जाता है। नाई नाई बंगी चमार मतलब सबको खाना दिया जाता है। लेकिन उसमें बूढ़ी काकी जो अपने ही घर में उसका जो बेटा है, उसका जो भतीजा है, जिसको अपनी जायदाद दे देती है, उसको ही खाना नहीं देता है और वो बेचारी रात तक भूखी रहती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी इसमें ये कहानी है। यहाँ पर बस ये है कि वृद्ध माँ को भूखा नहीं रखा जाता, बल्कि बूढ़ी माँ को प्रस्तुत करने या ना करने की समस्या सबसे बड़ी है। सामनाथ समझता है कि बूढ़ी माँ को बॉस के सामने प्रस्तुत ही ना किया जाए। बिल्कुल बूढ़ी काकी में भी वैसे ही होता है। जो उसके बेटे बहू हैं वो नहीं चाहते कि जब वहाँ पर मेहमान आए हुए हैं तो बूढ़ी माँ उनके सामने आए, और जब वो सामने आ जाती है, बैठ जाती है, तो वो उसको उठा करके धक्के मार करके भगा देते हैं, बेचारी बेहोश हो जाती है। तो माँ इस अपमानजनक स्थिति से बहुत दुखी है, किंतु जैसे ही उसे पता चलता है
कि उसके फुलकारी बनाने से बेटे की तरक्की हो सकती है। फुलकारी एक जैसे कि पहले आप जानते हैं कढ़ाई बुनाई होती थी, तो फुलकारी एक ऐसे ही पंजाब की एक कढ़ाई का नाम है जो कि कपड़ों पर की जाती है। तो फुलकारी बनाने से बेटे की तरक्की हो सकती है। तो वह अचानक से खुश हो जाती है क्योंकि जब बॉस आते हैं तो बॉस को उसकी माँ के हाथ की फुलकारी बहुत पसंद आती है और वो उनसे मतलब सामनाथ से कहता है कि मुझे इस टाइप की फुलकारी बनवानी है और मुझे चाहिए। तो उसकी फुलकारी बना जब माँ को ये पता चलता है कि उसके फुलकारी बनाने से उसके बेटे की तरक्की हो सकती है तो वह खुश हो जाती है और अपने बेटे के लिए मंगल कामना करने लगती है। कहानी के अंत में बूढ़ी काकी की तरह ही यहाँ पर बेटे या बहू का हृदय तो नहीं बदलता। बूढ़ी काकी में बाद में बेटे बेटे और बहू का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। किंतु सारे अपमान के बावजूद भी माँ का हृदय बेटे के लिए असीम ममता से भरा हुआ है। यही इस कहानी का सार तत्व है। बूढ़ी माँ स्वयं को अपमानित महसूस करती है परंतु पुत्र की खुशी के लिए जैसा वह कहता है वह वैसा ही करती है। देसी स्त्रियाँ यानी कि जो वहाँ की औरतें हैं वो उन पर खूब हंसती हैं। किस पर हंसती हैं? माँ पर हंसती हैं, बूढ़ी माँ पर। आधुनिक परिवारों में इसके कुछ विशेष तथ्य हैं, वो भी देख लेते हैं। आधुनिक परिवारों में वृद्धों की किस प्रकार उपेक्षा होती है, यही इस कहानी के केंद्र में है। यानी कि अपने आप को जो आधुनिक बनाना चाहते हैं, अपने आप को आधुनिक मॉडर्न दिखाना चाहते हैं, वो वृद्धों की किस तरीके से उपेक्षा करते हैं, उनको किसी के सामने नहीं लाना चाहते। तो यही इस कहानी के केंद्र में भीष्म साहनी जी ने दिखाया है। आधुनिक दिखने की अभिलाषा में मध्य वर्गीय व्यक्ति प्रदर्शन प्रिय हो गया है। चीफ की दावत पारिवारिक जीवन मूल्यों के विघटन को भी प्रदर्शित करती है। माँ का विशाल हृदय स्पर्शी ममत्व भी कहानी में स्पष्ट दिखाई देता है। इसके अगर पात्रों की बात करें तो आप सभी जानते हैं जो भी पात्र हैं वो सभी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन कहानियों में बहुत ज़्यादा पात्र नहीं है। सब में दो तीन या दो चार, बस दो चार ही पात्र हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपने उपन्यास पढ़े हों, नहीं भी पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, सारी कहानियाँ उपन्यास आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है। मुख्य पात्र इसमें ज़्यादा नहीं है, उपन्यासों में बहुत सारे पात्र थे, एक एक में 15-15, 20-20, तो वहाँ से उनको आपको ज़्यादा याद रखना है और उपन्यासों के ही पात्र सबसे ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। अगर मुख्य पात्रों की बात करें तो चीफ की दावत में एक सामनाथ है। सामनाथ मध्य वर्गीय नौकरी पेशा व्यक्ति है जिसकी जीवन शैली में दिखावा बहुत ज़्यादा है। पदोन्नति पाने के लिए वह चीफ को प्रसन्न करना चाहता है, उसकी खुशामदी करता रहता है। बूढ़ी माँ को फालतू की वस्तु समझता है और उसी से अपनी यथार्थ स्वार्थ सिद्धि भी करता है। जब उसको पता चलता है कि बूढ़ी माँ मेरे कुछ काम आ सकती है तो वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उसको अपनी ढाल बना लेता है। बूढ़ी माँ की अगर बात करें तो बूढ़ी माँ है इसमें एक पात्र। सामनाथ की अनपढ़ विधवा माँ है जिसके पास पारंपरिक भारतीय माता का विराट हृदय है, पुरानी पीढ़ी की प्रतीक है। उसकी जो माँ है वो पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है और अपने ही घर में निम्न दर्जे की चीज समझी जाती है। खड़ाऊ पहनती है, उसकी जो माँ है वो खड़ाऊ पहनती है और बीमारी की वजह से खर्राटे भी लेती है, जिससे आधुनिक पीढ़ी का जो सामनाथ है उसको क्या होती है, चिढ़ होती है। जब वो खर्राटे लेती है तो उसके बेटे को चिढ़ होती है। चीप से मिलने पर सकचाती है। उसकी जो माँ है वो चीप से मिलने में, एक तो उसका बेटा ही नहीं चाहता कि वो चीप से मिले, वो उसको छिपाने की कोशिश करता है। और लेकिन वो माँ भी क्या करती है, जब उसका बॉस आता है तो वो मतलब उसके सामने जाने में उसे हेजिटेशन महसूस होती है कहीं, ताकि उसका बेटा बुरा ना मान जाए। बेटे की तरक्की के लिए कमज़ोर आंखें होने के बावजूद भी खुशी खुशी फुलकारी बनाने को तैयार हो जाती है। फुलकारी पंजाब के गाँव की दस्तकारी का एक सुंदर रूप है। एक इसमें चीफ है जो कि मुख्य पात्र में आते हैं, सामनाथ के बॉस हैं जिसकी वह खुशामद करता है। बहुत ही सरल और सहज है। सामनाथ की बूढ़ी माँ से प्यार से मिलता है। कहते हैं ना, जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान है और जितना ज़्यादा वो ऊंचे उच्च परिवार का है उतना ही ज़्यादा वो सहज भी है होता है। और सामनाथ की बूढ़ी माँ से वो प्यार से मिलता है। चीप के बावजूद उसे गांव के लोग बहुत पसंद हैं।
सामनाथ की माँ से गीत सुनने की इच्छा प्रकट करता है। जब चीप उसके घर पर आता है तो वो उसकी माँ से बहुत ही प्यार से मिलता है, और चीप होने के बावजूद, इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद भी उसे गांव के लोग बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और सामनाथ की माँ से वो गीत भी सुनता है। वो कहता है कि मुझे गीत बहुत पसंद है, और गीत सुनने की इच्छा जाहिर करता है। गौण पात्रों की अगर बात करें तो सामनाथ की धर्मपत्नी है। इनमें भी दिखावटीपन का बोध है। उसकी जो धर्मपत्नी, वो दोनों ही, उसके बेटे बहू दोनों ही दिखावटी हैं। पति की तरक्की के लिए खुशामदी में शामिल हो जाती है। चीप की पत्नी अन्य देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र थी। बूढ़ी माँ स्वयं को अपमानित महसूस करती है, परंतु पुत्र की खुशी के लिए जैसा वह करता है, कहता है, वह वैसा ही करती है। ये हम पढ़ चुके हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं प्रमुख उद्धरण। घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के पीछे छिपाया जाने लगा। आप जानते हैं जो भी इस टाइप से ही होता है, जब कोई मेहमान आने वाला होता है या कोई भी ऐसा कुछ होता है, कोई आ रहा होता है अतिथि, तो उसमें हम मतलब घर की अचानक से साफ सफाई करने लग जाते हैं, है ना। तो वैसा ही बिल्कुल शामनाथ के घर में भी होता है। जब उसके चीप आने वाले होते हैं, ये तो नेचुरल है, हर कोई करता है कि हाँ भाई मेहमान आने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत जो भी सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा रहता है उसको समेटते ही हैं। वैसा ही बिल्कुल सामनाथ के घर में होता है। वो जो भी फालतू सामान होता है उसको पलंगों के नीचे, अलमारियों के पीछे छिपा लेते हैं। परंतु सामनाथ के सामने अचानक से एक अड़चन खड़ी हो जाती है। मतलब अचानक से उसे याद आता है कि बाकी का सामान तो हम छिपा देंगे, लेकिन माँ का क्या करेंगे। अगर वह सो गई, वो सोचता है सामनाथ की, अगर वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो क्या होगा, है ना। खर्राटे सुनकर कहीं उसका चीप भाग ना जाए, मतलब ऐसा वो खुद से सोचता है कि अगर माँ सो गई तो और नींद में खर्राटे लेने लगी तो क्या होगा। अच्छी भली उसकी पत्नी उससे बोलती है कि अच्छी भली ये भाई के पास जा रही थी, मतलब अपने दूसरे बेटे के पास जा रही थी, लेकिन सामनाथ ने जब रोक लिया था तो वो कहती है कि तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, वो अपनी माँ से कहता है सामनाथ, खुदा के वास्ते कम से कम नंगे पाँव तो नहीं घूमना, और ना ही वो खड़ाऊ पहनना। ठीक है, ना तो तुम्हें नंगे पाँव घूमना है घर में, और ना ही वो खड़ाऊ पहन करके आना है सामने, क्योंकि वो खड़ाऊ क्या करती हैं, आवाज़ करती हैं। किसी दिन तुम्हारी ये खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। सामनाथ अपनी माँ से बोलता है कि किसी दिन तुम्हारी ये खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीप सामने आ गया और उसने कुछ पूछ लिया तो वे क्या जवाब देंगी। माँ बेचारी अंदर ही अंदर बहुत परेशान थी। वो कह सोच रही थी कि अगर मैं उस चीप के सामने आ गई, या चीप मेरे सामने आ गया, तो मैं क्या कहूँगी, क्या जवाब दूंगी। अगर उसने मुझसे कुछ इंग्लिश में पूछ लिया, है ना, तो मैं क्या जवाब दूंगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर वह घबरा उठती थी, और ये तो जबकि अमेरिकी है। ये भी ध्यान रखना ही, क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले कि जो सामनाथ का चीप है वो किस, कहाँ, मतलब कौन से देश का निवासी है, तो वो अमरीकी है। ठीक है, अमेरिकन है या अमरीकी है, कुछ भी लगा लेना, अमेरिकन है वो, याद रख लेना। ठीक है, ना मालूम क्या पूछे, उसकी माँ भी घबरा रही है अंदर से कि ना मालूम वो क्या पूछ बैठे, मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े से जाकर विधवा सहेली के घर पर चली जाए। मतलब वो अपने आप में सोच रही थी कि चीप के सामने आने से अच्छा है, और यहाँ पर इतना अपमान सहने से भी अच्छा है कि वो चुपचाप से पीछे के दरवाजे से निकलकर अपने विधवा सहेली के घर पर चली जाए। मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वहीं पर बैठी रहती है। सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। शामनाथ का क्रोध धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, माँ कहती है कि नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे वैसा रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, मतलब वो कहती है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली है, अब तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो। मैं यहाँ पर क्या करूँगी, जो थोड़े दिन ज़िंदगी के बाकी हैं उन्हें भगवान का नाम लूँगी उनमें, और तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है पहले। वो कहाँ जाने के लिए बोलती है, सामनाथ की माँ सामनाथ से कहाँ छोड़कर आने के लिए कहती है, तो वो कहती है कि तुम मुझे हरिद्वार में भेज दो, हरिद्वार छोड़ के आ जाओ। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा। जब चीप चला जाता है और चीप उसकी माँ से फुलकारी बनाने की
प्रार्थना करता है, मतलब कह के जाता है कि मुझे इस तरह की फुलकारी बना के दे देना। और उसको तो पदोन्नति चाहिए है, इसीलिए उसको जो भी बॉस ने कहा है तो बॉस का तो हुक्म मानना ही है। तो वो कहता है अपनी माँ से कि अगर तुम बेटा, माँ अगर हरिद्वार चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा, साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार भी मैंने कर दिया है, मतलब साहब से वादा कर दिया है उसने कि ठीक है मैं आपके लिए फुलकारी बनवा दूंगा। मेरी आंखें अब नहीं है, माँ बोलती है कि मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। आप जानते हैं कढ़ाई बुनाई करने के लिए आंखों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें बारीक चीज़ें होती हैं जो कि अगर अच्छी आंखें हैं, आंखों से अच्छा दिखाई देता है तो ही कोई इंसान बना सकता है। वो कहती है अब मेरी आंखें इस प्रकार से नहीं है कि जो मैं फुलकारी बना सकूं, तुम कहीं और से बनवा लो या फिर बनी बनाई ले लो। तो बेटा कहता है कि माँ तुम मुझे धोखा दे के यूं ही चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ दोगी, जानती नहीं साहब खुश होंगे तो मुझे तरक्की मिल जाएगी। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगता है, जैसे ही वो अपने बेटे की तरक्की की बात सुनती है तो माँ के चेहरे का रंग बदलने लगता है। धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा, आंखों आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो और कहती है अपने बेटे से तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसी बन पड़ेगी मैं वैसे ही बना दूंगी, ठीक है, अच्छी बुरी जैसे भी बनेगी मैं वैसे ही बना दूंगी। तो ये कहानी आपको कैसे लगी? भीष्म साहनी जी की बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लोगों ने लिखी हैं। जितने भी कहानीकार उपन्यासकार जो भी रहे हैं, मतलब एक बहुत ही उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे समाज की समस्याओं को उठाया है। किसी ना किसी समस्या पर कोई ना कोई कहानी है। तो सभी कहानी अच्छी हैं, से हमें काफ़ी प्रेरणा भी मिलती है, शिक्षा भी मिलती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना।